अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे से पहले पाकिस्तान को चेतावनी मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान को ये चेतावनी अमेरिका की ओर से दी गई है कि ओबामा के भारत दौरे के दौरान या उससे पहले न कोई आतंकी हमला हो और न ही सीमा पर तनाव हो। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये चेतावनी पाक प्रायोजित आतंकी संगठनों की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर दी गई है। अमेरिका में पाक दूतावास को भी होशियार कर दिया गया है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड दिल्ली चुनावों से जुड़े कुछ अहम फैसले ले सकता है। सबसे बड़ा फैसला इस बात पर होगा कि किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं। माना यह भी जा रहा है कि किरण बेदी को फिलहाल चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। बैठक में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज चुकी है। बुधवार 21 जनवरी को दिल्ली में नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय चुनाव समिति ही आज ये फैसला भी करेगी कि किरण बेदी बीजेपी के लिए दिल्ली में कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी। खुद किरण बेदी ये साफ कर चुकी हैं कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। खासतौर पर उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने से जुड़े सवाल के जवाब में भी ये कहा कि वो नई दिल्ली में बतौर पुलिस अधिकारी सेवा में रही हैं, इसलिए उन्हें नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। किरण बेदी बीजेपी के लिए सीएम पद की उम्मीदवार होंगी या नहीं, इसी कयास गोई के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक नया राग छेड़ दिया। मनोज तिवारी ने ये कहा है कि किरण बेदी ने अभी केवल बीजेपी ज्वाइन की है, उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। मनोज तिवारी ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि उनकी राय में किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में चेहरों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, और वो फेस बन सकते हैं, वो सीएम बन सकते हैं। जो लोग जीतेंगे वो चुनेंगे। किरण बेदी आज से दिल्ली में बीजेपी के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार शुरू कर देंगी। किरण बेदी के अभियान की शुरुआत आज रोहिणी से होगी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 से किरण बेदी का रोड शो शुरू होगा, जो सेक्टर 13 तक चलेगा। हालांकि ये रोड शो रविवार को ही होना था, लेकिन जरूरी परमिशन न मिलने की वजह से ये रोड शो अब आज होगा। बीजेपी में आते ही पूरी पार्टी पर छा चुकी किरण बेदी के घर रविवार को हुई टी पार्टी। टी पार्टी में दिल्ली बीजेपी के सांसदों के अलावा विजय गोयल भी पहुंचे थे। हर्षवर्धन पार्टी में देर से पहुंचे, तब तक किरण बेदी निकल चुकी थी और हर्षवर्धन से नहीं मिल पाई। वहीं सूत्रों की माने तो पार्टी के 3 सांसद इस टी पार्टी से नाराज हैं। उनका कहना है कि ये टी पार्टी किरण बेदी के घर पर क्यों बुलाई गई। अगर बैठक बुलानी ही थी तो पार्टी दफ्तर में भी हो सकती थी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन की कमान जमीनी स्तर पर खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह ने रविवार को कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, वहीं उन्हें ये भी कहा कि कार्यकर्ता बूथ इंचार्ज और पन्ना इंचार्जों के भरोसे ही पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। अमित शाह ने इस मौके पर केजरीवाल पर झूठ बोलने और अपनी बातों से पलटने के आरोप लगाए। आम आदमी एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर दुबई में पैसा इकट्ठे करने जाता है। मोदी जी के राज में आम आदमी की भी काफी प्रगति हो गई है। हुई या नहीं हुई है? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नए विवाद में घिर गए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि उन पर लोगों को चुनाव में पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है। केजरीवाल आरोप तो दूसरे दलों पर लगा रहे थे, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि जैसे वो खुद ही वोटर्स को पैसे मांगने के लिए उकसा रहे हों। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना, अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। और कोई पार्टी ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना जी आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपका। वोट के बदले नोट मांगने के लिए लोगों को उकसाने वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बिफर पड़ी। मामला और तूल इसलिए पकड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर केजरीवाल की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। दिल्ली की इलेक्टोरेट को इस प्रकार से चित्रित किया है पूरे देश के सामने कि हम लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी को इसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के सामने फिलहाल चुनाव आयोग का एक और नोटिस भी है, जो उन्हें आयोग ने शनिवार को सौंपा था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों से मिली भगत के झूठे आरोप लगाने के लिए आयोग ने उन्हें नोटिस देकर सफाई देने को कहा है। इसी नोटिस में केजरीवाल पर भाषण के दौरान बीजेपी पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप को लेकर भी सफाई मांगी गई है। जवाब देने के लिए आयोग ने केजरीवाल को आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। बीजेपी में जैसे नए नेताओं की भर्तियों की बाढ़ सी आ गई है। शुक्रवार को किरण बेदी और शनिवार को शाजिया इल्मी के बाद रविवार को आपके पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी भी बीजेपी में शामिल हो गए। बिन्नी ने केजरीवाल पर एक बार फिर
झूठे वादे करने और लोगों के जज्बातों से खेलने का आरोप लगाया। मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं आपका दिल माफ करने का काम करूंगा। दिल्ली की भोली भाली जनता के विश्वास किया, विश्वास करने के बाद उन्होंने बिजली के बिल देने बंद कर दिए, लेकिन उस दिल्ली की जनता के बारे में उन्होंने नहीं सोचा जिनके बिजली के बिल करके जिन पे केस रजिस्टर्ड हो गए। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली को पार्टी ने चुनाव में न उतारने का फैसला किया है। गांधीनगर से पिछला चुनाव जीते लवली ने इस बार अपनी जगह अपनी पत्नी को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने ना उनको टिकट दिया न ही उनकी पत्नी को। फिलहाल लवली संगठन के लिए काम करेंगे। माना जा रहा है कि अजय माकन से खटास के चलते लवली का टिकट कटा। हालांकि लवली ने इससे साफ इनकार करते हुए पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही। ये समझता हूँ कि इस टाइम को मुझे गांधीनगर के साथ साथ पूरी दिल्ली में लगाने की आवश्यकता है, और जो है पार्टी का निर्णय जो है वो सिर माथे पे है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मेरी सहमति से ये फैसला है। बात सुननी पड़ेगी आपको, चाहे साला हमें जेल चला जा पड़ जाए। आम आदमी पार्टी की रोहिणी में RWA डायलॉग मीटिंग के दौरान ऐसा हंगामा हुआ कि आप नेता आशुतोष को बचकर भागना भी मुश्किल पड़ गया। हंगामा आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने किया। राजेश गर्ग अपने समर्थकों के साथ थे और कुछ सवालों के जवाब पूछने पर अड़ गए। बाद में आपके वॉलंटियर्स ने आशुतोष को दीवार फांदकर भगाया। आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग इस बैठक में कुछ इंजीनियरिंग छात्रों के साथ पहुंचे थे। गलत देख रहे हैं, अरे छोड़ो दे, गलत क्या हमें पता है क्या गलत करती है, टिकट बेचती है, गलत नहीं किया, रात हमारा सब राज सारे बच्चों को मार दिया, सारे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, वो भी देखेंगे भाई, नहीं जाने देंगे, जो कत्लेआम होगा हो जाने दो। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की लाश मिलने के बाद हिंसा भड़क गई। 2 समूहों में भड़की हिंसा के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना मुजफ्फरपुर के सौरैया थाना क्षेत्र की है। हिंसा के बाद मौके पर पहुंचे कमिश्नर अतुल प्रसाद ने कहा कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद मामले को शांत करा लिया गया है। कमिश्नर ने भविष्य में विवाद न भड़कने की उम्मीद जाहिर की है। शासन इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करेगा और जो भी दोषी है सब पर कार्रवाई होगी, और पूरी कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी, बहुत जल्दी होगी, यही मैं कह सकता हूँ। और दूसरा जो इसमें आग लगाने की घटनाएं हुई हैं, क्षति हुई है, उसके लिए भी हम लोग रिलीफ के लिए प्रयास करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के सौरैया गांव में भड़की हिंसा के मामले में कार्रवाई करते हुए सीएम जीतन राम मांझी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने हिंसा में मरने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में मांझी सरकार ने दलित कार्ड खेलते हुए पुलिस थानों में थाना इंचार्जों के आरक्षण की पहल की है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से तमाम एसपी और सीआईडी दफ्तरों में चिट्ठी भेजकर ये कहा गया है कि थानों में इंचार्ज की पोस्टिंग करते समय ध्यान रखा जाए कि 17% पदों पर SC या ST वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाए। चेन्नई में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने AIADMK प्रमुख और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता से मुलाकात की। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जेटली ने संसद के संयुक्त सत्र में अहम बिलों को पास करवाने के लिए जयललिता से समर्थन मांगने पर बात की। हालांकि AIADMK ने इसे केवल एक शिष्टाचार मुलाकात ही बताया। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे की शादी मुंबई में धूमधाम से हुई। 31 साल के कुश की शादी NRI परिवार से ताल्लुक रखने वाली तरुणा अग्रवाल से हुई। शादी में फिल्मी जगह और सियासी दिग्गजों का तांता लगा रहा। कुश और उनकी दुल्हन को आशीर्वाद देने खुद PM नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। वहीं बिग बी, अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां भी इस दौरान मौजूद थीं। दशकों तक अपने कार्टूनों से देश और दुनिया की हलचलों पर व्यंग करने वाले कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण बीमार हैं। RK लक्ष्मण पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें डायलिसिस पर रखा गया है। RK लक्ष्मण की उम्र 93 साल है। RK लक्ष्मण पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड के अलावा कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बेईमान होने वाला है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 से 23 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में भारी बर्फबारी होगी। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। दाऊद के ठिकाने के बारे में खुफिया एजेंसियों को नई जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो दाऊद पाक अफगान बॉर्डर के अपने ठिकाने को छोड़कर एक बार फिर कराची पहुंच गया है। तहरीके तालिबान और पाक सेना के बीच चल रही जंग के चलते दाऊद को महफूज जगह पर पहुंचाने के लिए ISI ने दाऊद को कराची भेजा है।
वहीं सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही खुफिया एजेंसियों ने छोटा शकील और अनीस इब्राहिम की फोन पर हो रही बातचीत को भी टैप किया है, जिसकी लोकेशन कराची से ही मिली है। रांची पुलिस ने एक बस से 10,000 डेटोनेटर और कुछ विस्फोटक बरामद किए हैं। एक खुफिया जानकारी पर पुलिस ने रेड डालकर ये कामयाबी हासिल की। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये विस्फोटक नक्सलियों तक पहुंचाए जा रहे थे या इसके पीछे कोई और साजिश थी। ध्यान देने की बात यह भी है कि नक्सलियों ने झारखंड में हजारीबाग मुठभेड़ के विरोध में शनिवार और रविवार को 2 दिन का बंद बुलाया हुआ था। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। डच एयरलाइन KLM का विमान लैंड करने ही वाला था कि रनवे पर एक गाड़ी दिखाई दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने गाड़ी को हटाने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, मगर संपर्क नहीं हो पाया। आखिरी पलों में पायलट को फ्लाइट की लैंडिंग रोकने का संदेश दिया गया। जम्मू के राजौरी जिले के नौशेरा झांगड़ सीमा के पास एक बारूदी सुरंग फटने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल शख्स की पहचान सेवाराम के तौर पर हुई है, जो घास काटने के लिए सीमा के पास गया था, लेकिन बारूदी सुरंग पर पांव पड़ने की वजह से अचानक हुए धमाके में घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए राजौरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में रविवार की रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार आजादपुर से पंजाबी बाग की तरफ जा रही थी। उसी वक्त इस I-10 कार में अचानक से आग लग गई। कार में बैठे पति पत्नी फौरन कार से बाहर निकल आए और पल भर में पूरी कार जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। हरियाणा के यमुनानगर में 8वीं की एक छात्रा ने PM मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर स्कूल की प्रयोगशाला में अनोखा आविष्कार कर डाला। 8वीं में पढ़ने वाली राधिका ने कूड़ा करकट में सबसे बड़ी मात्रा में मिलने वाली पॉलीथीन से रसोई गैस जैसी एक नई गैस बनाने का दावा किया है। वहीं बाकी बचे वेस्टेज से देश में प्लास्टिक की सड़कें बनाने का दावा किया है। राधिका को अब PM मोदी की मदद की दरकार है। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में एक 14 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि वारदात के 4 महीने पहले से आरोपी लड़की को अगवा करने की धमकी दे रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित के परिवार ने पुलिस को की थी। शनिवार को आरोपियों ने छात्रा को उत्तम नगर से अगवा किया और पहाड़गंज ले जाकर उसके साथ गैंगरेप करने के बाद लड़की को उत्तम नगर छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाहर कुछ गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। रविवार देर शाम यहां काफी बड़ी तादाद में कंटेनर आए थे। इन कंटेनरों के ड्राइवरों से पुलिस वालों के वसूली करने से ड्राइवर भड़क गए और कुछ पुलिस वालों की पिटाई तक कर डाली। वहीं पुलिस की कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री दफ्तर की योजनाओं का काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी का नाम सुदीप्तो सेन है, जो PMAY_gov.in नाम से वेबसाइट चलाता था। बाकायदा अपना एक कॉल सेंटर स्थापित किया हुआ था। वेबसाइट का सर्वर अमेरिका में था। ये पहले लोगों को जाल में फंसाता था और फिर सरकारी काम दिलाने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करता था। आरोपी के पास 16 नकली सरकारी मोहरें, 20 मोबाइल फोन और 43 बैंक अकाउंट की डिटेल्स बरामद की गई हैं। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मैच पर सट्टा लगाते हुए हरियाणा पुलिस ने रोहतक से 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। रोहतक के सेक्टर 4 में रेड डालकर पुलिस ने 7 सटोरियों के पास से 12 मोबाइल फोन, टीवी और हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए 7 सटोरियों में से एक सुनील जिला पार्षद है। जोहानिसबर्ग के वॉन्डर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ABD विलियर्स के बल्ले से ऐसा तूफान निकला कि हर कोई हैरान रह गया। आंकड़े ऐसे कि कानों पर भरोसा न हो। डिविलियर्स ने केवल 31 गेंदों पर 100 रन ठोक डाले। डिविलियर्स का यह शतक वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है। डिविलियर्स ने अपनी पारी में 44 गेंदों पर कुल 149 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल हैं। सीरीज के दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 148 रनों से रौंदा। पहले खेलकर साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 439 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज 50 ओवर में 291 रन ही बना पाया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से हाशिम अमला 153 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। रिली रोजो ने 128 रन बनाए और डिविलियर्स ने 149 रन बनाए।
दक्षिण अफ्रीका की ओर से बैटिंग लाइनअप के पहले तीनों बल्लेबाजों ने शतक लगाकर वेस्टइंडीज को चित कर दिया। कार्ल्टन ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की शुरुआत हार से हुई है। रविवार को मेलबर्न में खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हरा दिया। पहले खेलकर टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 267 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने फिंच के शानदार 96 रनों की बदौलत जीत के लिए जरूरी 268 रन 6 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर बाकी रहते ही बनाकर मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहले वनडे में पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। रोहित शर्मा और सुरेश रैना के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। रोहित शर्मा ने 139 गेंदों पर 4 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 138 रन बनाए, जबकि सुरेश रैना ने 63 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली। महज 59 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद रोहित और रैना ने तीसरे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की। कार्ल्टन ट्राई सीरीज में भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। मंगलवार को भारत और इंग्लैंड की टीमें ब्रिस्बेन में भिड़ेंगी। अब तक दोनों ही टीमें अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार चुकी हैं और ऐसे में ये मैच भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों के लिए लय में लौटने का मौका होगा।